हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो दूसरे चैप्टर में आप लोगों को कुछ बताया गया है, जैसे बिंदु आवेश का विभव बताया गया, विद्युत ध्रुव का अक्षीय पर विभव, निरक्षीय पर विभव, किसी बिंदु पर विभव बताया गया। आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्थिर विद्युत क्षेत्र में चालक का व्यवहार। स्थिर विद्युत क्षेत्र में चालक का व्यवहार, किसी चालक के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो हम जानते हैं कि चालकों में, मान लीजिए कोई चालक है, चालकों में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि चालकों में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इस चालक को किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र E0 में रखा जाता है, जब इस चालक को किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र E0 में रखा जाता है, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, E0 में रखा गया है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होती है? प्लस से माइनस। यानी विद्युत क्षेत्र ई भाग क्या होगा? प्लस। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? धन से ऋण की ओर होती है। अतः क्या है? ई रहा आपका प्लस, आई क्या रहा? माइनस। यानी ऐसे विद्युतीय क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं? रखते हैं। किस प्रकार के विद्युतीय क्षेत्र में? तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र ई में रखा गया है एक चालक को। अब रहा कि चालक में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चालक में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस चालक को E0 स्थिर विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर लगा बल F बराबर QE से पढ़े होंगे आप लोग। E बराबर F बाई क्यू पढ़े हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा? QE। तो Q चार्ज पर लगा बल, F बराबर QE। तो यहाँ क्या है? अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन है। तो अब बताइएगा एक इलेक्ट्रॉन पर लगा बल क्या होगा? F बराबर माइनस EE होगा कि नहीं? तो अब बताइएगा कि यहाँ विद्युत क्षेत्र जो है प्लस से माइनस की ओर है। ऐसे स्थिर विद्युत क्षेत्र में क्या है? चालक है, कंडक्टर है। ये क्या है? आपका कंडक्टर है। कंडक्टर है मीन्स क्या है? चालक है। अब आप बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन पर जब बल लगेगा तो इसमें तो अधिक मात्रा में जो इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर किधर बल लगेगा? विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में कि विपरीत दिशा में? आप भी जानते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, प्लस से माइनस। तो इलेक्ट्रॉन पर बल क्या लगेगा? इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, तो निगेटिव किधर आना चाहेगा? प्लस की ओर। अतः इलेक्ट्रॉन पर विपरीत दिशा में बल लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव होता है, अतः इधर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो आप देखिए इसमें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ चला है? इस साइड में चला है। अब जहाँ से इलेक्ट्रॉन की जहाँ कमी होगी वहाँ क्या होगा? धनावेश। और दूसरा सिरा पर क्या होगा? आपका धनावेश हो जाएगा। सपोज डेट मान लीजिए कि ए सिरा है, ई बी सिरा है। तो अब देखिएगा, तो आप ध्यान से सुन लीजिए एक बार और इसको बता दे रहे हैं। मान लीजिए कि चालक है, तो चालक में क्या होता है? आप भी जानते हैं कि बड़ी संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब रहा कि ये इलेक्ट्रॉन किधर गति करेंगे? जब विद्युतीय क्षेत्र आरोपित करेंगे, जब इसको विद्युतीय क्षेत्र में रख देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत आएंगे, इधर प्लस की ओर। तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, ए सिरा की ओर चले आते हैं। किसी इधर बी से चलकर बी सिरा की ओर वाले इलेक्ट्रॉन क्या है? ए सिरा की ओर चले आते हैं। अतः यहाँ क्या होता है? बी सिरा पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी को धनावेश कहा जाता है। अतः इस प्रकार इधर माइनस और इधर क्या रहा? आपका प्लस। और अंदर में क्या होगा? तो अब देखिएगा, यहाँ आरोपित विद्युतीय क्षेत्र E0 है, और यहाँ क्या उत्पन्न हो जाता है? ई भाग प्रेरित होकर माइनस ई प्लस, यहाँ प्रेरित विद्युतीय क्षेत्र EP होता है। अब बताइएगा यहाँ कि आरोपित जो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र E0 है और चालक के अंदर प्रेरित विद्युतीय क्षेत्र जो EP है, यह क्या करता है? चालक के अंदर स्थित विद्युतीय क्षेत्र E0 को नेग्लेक्ट कर देता है। तो नेग्लेक्ट कर देता है यानी E0 और EP दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। अतः इसके अंदर जो नेट तीव्रता मिलता है वो क्या होता है? शून्य होता है। तो अब देखिएगा यहाँ आरोपित विद्युत क्षेत्र E0 इधर और प्रेरित विद्युत क्षेत्र क्या है? EP इधर। और जो EP होता है वह चालक के अंदर क्या है? स्थिर जो विद्युत क्षेत्र E0 होता है उसको नेग्लेक्ट कर देता है। तो नेग्लेक्ट कर देता है तो दोनों को जब हम घटाएंगे उस स्थिति में क्या है? E0 इधर है
और ईपी का डायरेक्शन इधर है, क्योंकि डायरेक्शन जो होता है विद्युतीय क्षेत्र का प्लस से माइनस की होता है। इसमें प्लस आरोपित विद्युतीय क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस ई है, और क्या है प्रेरित विद्युतीय क्षेत्र जो चालक के अंदर उत्पन्न हुआ है वह क्या है ईपी है। तो ईपी क्या है आरोपित विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन में है, अतः ये दोनों एक दूसरे के घटेंगे। तो ईपी जो होता है वो आरोपित विद्युतीय क्षेत्र ई नॉट के अपोजिट होता है, अतः क्या है ई नेट जो निकलेगा एक दूसरे को घटाएंगे। तो घटाने के बाद क्या आया आपका ई नॉट में से यहाँ ईपी घटाएंगे तो यहाँ क्या मिला एक दूसरे के क्या है परिमाण में समान और विपरीत होंगे। उस स्थिति में नेट जो तीव्रता आएगा वो क्या होगा 0 होगा। अतः कहेंगे किसी चालक के अंदर नेट तीव्रता नेट या कुल कह सकते हैं, नेट या कुल तीव्रता 0 होता है, यानी ई नेट जो होता है वो क्या होता है 0 होता है। याद रखिएगा जब किसी चालक को हम स्थिर विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस चालक के अंदर कुल तीव्रता क्या है आपका 0 मिलता है। कुल तीव्रता कहिए या परिणामी तीव्रता कहिए, ठीक है, परिणामी या कुल तीव्रता 0 मिलता है, यानी ई नेट इजिकल टू 0। अब इसके बाद आपको बतलाया जाएगा दूसरा जो होगा, तो दूसरा में आप लोग को तो याद रखिएगा जब कि चालक को विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र में, तो उसके अंदर परिणामी तीव्रता जो होता है 0 मिलता है। दूसरा प्रॉपर्टी रहा आपका कि आवेशित चालक दूसरा होता है कि आवेशित चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत होती है। आवेशित चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वह लंबवत परपेंडिकुलर होती है। तो अब यहाँ लिख देंगे हम दूसरा प्रॉपर्टी में आवेशित चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र लंबवत होती है। अब बताइए इसमें क्या करेंगे। तो मान लीजिए कि लंबवत न हो, तो मान लीजिए कि चालक है, इसको कहाँ रखें हम, यह चालक है इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तब विद्युतीय क्षेत्र होगा, ऐसे तो होगा नहीं। तो इस चालक को किस में रखें हम, विद्युतीय क्षेत्र में रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें। अब इस चालक में मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र जो ई है वह क्या है आपका लंबवत नहीं है, सपोर्टेड मान लीजिए ठीक ठाक कोण बना रहा है। मान लीजिए कि जो है आपका लंबवत न होकर कितना कोण बना रहा है, ठीक ठाक कोण बना रहा है। जब ठीक ठाक कोण बना रहा है तो इस स्थिति में यहाँ से हम एक स्पर्श ऐसे खींचेंगे हम, सपोर्टेड मान लीजिए कि चालक के सतह के किसी बिंदु से क्या है विद्युत क्षेत्र ई जो है वह लंबवत न बनाकर कितना कोण बना रहा है, ठीक ठाक कोण बना रहा है। तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहाँ इसका घटक जो होगा ई क्या होगा, जिधर थीटा उधर कॉस आपको मालूम है, ई क्या होगा ई कॉस थीटा हो जाएगा। तो ई कॉस थीटा में क्या होगा आवेश का प्रवाह होगा, ई कॉस थीटा में आवेश का प्रवाह होगा या पृष्ठीय धारा प्रवाहित होगा। जब तो आवेश का प्रवाह का मतलब कि आवेश गति में हो जाएगा, जबकि हम जानते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी में आवेश रेस्ट में होता है, गति में नहीं होता है। अतः यह रेस्ट में तभी संभव होगा जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा। तो एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा, लिखा गया कि आवेशित चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र लंबवत होती है। तो इसके लिए हम क्या किए, एक चालक लिए, इस चालक को क्या है विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया। सपोर्टेड मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखा चालक के लंबवत न होकर थीटा कोण बना रहा है। तो जब थीटा कोण बनाए तो इस स्थिति में 90 डिग्री के छोड़कर कोई अन्य मान लीजिए यहाँ कह रहा कि आवेशित चालक के बाहर विद्युत लंबवत होती है, तो मान लीजिए लंबवत न होकर कोई अन्य एंगल थीटा बना रहा है ई। तो
ई का घटक क्या हुआ इधर, ई cos थीटा। अब जब ई cos थीटा तो इसके स्पर्श रेखी यहाँ घटक में, इस घटक में ई cos थीटा में आवेश का प्रवाह होगा, अर्थात पृष्ठीय धारा प्रवाहित होगा। जबकि हम जानते हैं कि यह चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी है, इसमें स्थिर आवेश के बारे में ही अध्ययन करते हैं। अतः स्थिर आवेश होने के लिए थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री जब होगा, ई cos 90 का जो मान होगा वह 0 होगा। अतः क्या होगा, यह तभी संभव होगा, तभी करंट का फ्लो नहीं होगा जब लंबवत की स्थिति में होगा। अतः आपको बतलाया जा रहा है कि आवेशी चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र लंबवत होती है। इसके बाद देखिएगा 3 नंबर स्टेप है आपका। तो 3 नंबर में बतला रहे हैं हम कि जब किसी चालक को विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस स्थिति में चालक का पृष्ठ समविभी होता है। तो जब विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं तो चालक का पृष्ठ क्या होता है, समविभी होता है। मान लीजिए कि यहाँ चालक है सपोर्ट और विद्युतीय क्षेत्र ई में यहाँ, तो आप चालक का पृष्ठ क्या होगा, समविभी होगा। क्या होगा, समविभी, यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, विभव का मान समान होगा। तो विभव का मान समान होगा, यानी चालक का पृष्ठ समविभी, विभव समान होगा, तो विभवांतर क्या होगा, 0 होगा। आप जानते हैं E बराबर dV बाई डी आर से, E बराबर dV बाई डी आर। तो जब विभव समान है, यहाँ देखिएगा ऐसे E बराबर, यू नो दैट, इसके पहले बताया गया होगा वीडियो में, तीव्रता और विभवांतर में संबंध E बराबर dV बाई डी आर। अगर हम चालक को किसी विद्युतीय क्षेत्र में रख लेते हैं ऐसे, तो चालक के अंदर जो तीव्रता होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो चालक के अंदर जब इंटेंसिटी 0 है तो यहाँ इंटेंसिटी के बदले क्या लिखेंगे, यहाँ लिख भी सकते हैं चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, तीव्रता 0 होती है। अब बताइए चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है या विद्युत क्षेत्र ई 0 होता है। जब ई 0 इसमें होगा, ई के बदले क्या भर देंगे, 0, dV बाई डी आर। अब क्या होगा, dV इजक्वल टू क्या होगा, तो 0 इंटू डी आर। dV इजक्वल टू क्या रहा आपका, 0। अब बताइए विभवांतर 0 रहा तो विभव क्या रहा, V क्या रहा आपका, कांस्टेंट रहा। V क्या रहा, जो यानी विभव में परिवर्तन 0 होगा। dV का मतलब क्या, विभव में परिवर्तन। विभवांतर जब 0 होगा तो V क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अतः क्या कहिएगा कि विद्युतीय क्षेत्र में रखे गए चालक का पृष्ठ समविभी होता है। अतः यहाँ कह सकते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र में रखे चालक का पृष्ठ समविभी होता है। अब इसके बाद आपको आगे बतलाया जाएगा। आप जानते होंगे कि किसी चालक को जब आवेश दिया आता है तो संपूर्ण आवेश चालक के पृष्ठ पर चला आता है, चालक के अंदर नहीं होता है। याद रखिएगा कि जब कि चालक को विद्युतीय क्षेत्र में रखा आता है तो उस चालक का जो पृष्ठ होता है वह समविभी होता है, इक्विपोटेंशियल होता है। अब रहा ये कि विद्युतीय क्षेत्र में चालक का गुण रहा। अब आपको बतलाया जाएगा इसमें कि अचालक या कुचालक पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। तो कहेंगे हम कि अचालक या कुचालक। तो अचालक या कुचालक जो पदार्थ होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक ध्रुवीय अणु वाला पदार्थ और दूसरा अध्रुवीय अणु वाला पदार्थ। तो ध्रुवीय अणु वाला पदार्थ में और अध्रुवीय अणु वाला पदार्थ में आपको बताया जा रहा है कि अचालक पदार्थ हैं 2 प्रकार के होते हैं। अचालक पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं।
दो प्रकार के होते हैं। पहला रहा आपका ध्रुवीय अणु वाले पदार्थ, या ध्रुवीय पदार्थ कह सकते हैं। दूसरा क्या है, अध्रुवीय पदार्थ, या इसको ऐसे भी कहते हैं ध्रुवीय अणु। कहीं कहीं बुक में मिलेगा आपको सेम चीज है, ध्रुवीय अणु या अध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु क्या है, इसे कहते हैं पोलर मोलेकुल्स, पोलर मोलेकुल्स। अध्रुवीय अणु क्या है, नॉन पोलर मोलेकुल्स। यानी अचालक पदार्थ जो होते हैं उनके अणु दो तरह से होते हैं, एक ध्रुवीय अणु और दूसरे अध्रुवीय अणु। अब आपको बताया जाएगा एक नंबर में कि ध्रुवीय अणु क्या है, उसके बाद दूसरा बतलाया जा रहा है। तो ध्रुवीय अणु क्या कहिएगा, तो ध्रुवीय अणु वाले पदार्थ सममित में नहीं होते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ध्रुवीय अणु वाले पदार्थ के धनावेश केंद्र तथा ऋणावेश केंद्र संपाती नहीं होता है। तो ध्रुवीय अणु वाले पदार्थ में जैसे यहाँ कह सकते हैं कि इनके ये पदार्थ सममित नहीं होते हैं, ये पदार्थ सममित नहीं होते हैं। दूसरा यहाँ बतला रहे हैं, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ध्रुवीय अणु वाले पदार्थ का के धनावेश केंद्र तथा ऋणावेश केंद्र संपाती नहीं होता है, संपाती नहीं होता है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा कि इसका डिफिनीशन दे लीजिएगा कि ये पदार्थ सममित नहीं होते हैं। ध्रुवीय अणु वाले पदार्थ के धनावेश केंद्र तथा ऋणावेश केंद्र संपाती नहीं होता है। अब रहा कि इसका एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे H2O, HCl, NH3, ये सब क्या है, ध्रुवीय अणु वाले पदार्थ है। देखिएगा इसमें क्या होता है आपका, जैसे H2O, HCl, NH3, H2 धनात्मक है, O ऋणात्मक है, H धनात्मक है, क्लोरीन ऋणात्मक है, यहाँ NH3 है, N ऋणात्मक, S धनात्मक। तो अब देखिएगा यहाँ NH3 में, अब यहाँ H2O में इसके धनावेश केंद्र और ऋणावेश जो केंद्र होते हैं वे संपाती नहीं होते हैं। अब देखिएगा ये क्या है आपका H, ये क्या है आपका H और ये क्या है O। यहाँ क्या कहिएगा, हाइड्रोजन है, H2O का बता रहे हैं। H2O का यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है आपका हाइड्रोजन है, और यहाँ देखिएगा ये O क्या है, ऑक्सीजन है। अब आपको बतलाया जा रहा है कि हाइड्रोजन, ये क्या रहा आपका ऑक्सीजन, ये H2O है। तो H2O में क्या है, यहाँ देखिएगा कि धनावेश केंद्र ई धन है, ई धन है, और ये क्या है आपका ऋण है। तो यहाँ क्या कहिएगा कि ध्रुवीय अणु वाले पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिनके धनावेश केंद्र तथा ऋणावेश केंद्र संपाती नहीं होते, मतलब समान नहीं होते, यानी दोनों माइनस नहीं हुआ, दोनों प्लस नहीं हुआ। जैसे मान लें N2 हुआ, तो N2 होगा तो इसमें क्या है, N2 होगा तो दोनों क्या रहा आपका, जैसे मान लीजिए O2 है, O2 है तो दोनों क्या होगा, निगेटिव होगा। ऐसे ही O2 अणु वाले जो पदार्थ होगा इसमें दोनों निगेटिव है, यानी दोनों ही संपाती है, दोनों निगेटिव है। लेकिन इसमें क्या है कि ध्रुवीय अणु वाले जो पदार्थ हैं, ध्रुवीय अणु वाले पदार्थ में धनावेश केंद्र और ऋणावेश केंद्र जो होता है वो संपाती
नहीं होता है, ठीक है। यानी समान नहीं होते हैं, एक धन होगा तो एक ऋण होगा। इसके अलावा भी ये क्या होता है, संपाती नहीं होते हैं, ठीक है, रैखिक नहीं होते हैं। इसमें इसके बाद देखिएगा आप, तो याद रखिएगा ध्रुवीय अणु वाले पदार्थ वे पदार्थ जो सम्मित नहीं होते हैं। ध्रुवीय अणु वाले पदार्थ के धनावेश केंद्र तथा ऋणावेश केंद्र संपाती नहीं होता है। जैसे ध्रुवीय अणु वाले पर H2O HCl NH3, जैसे आपको एग्जाम्पल में यहाँ बतला दिया हम, ये ध्रुवीय अणु वाले पदार्थ। इसके बाद दूसरा क्या होता है आपका अध्रुवीय अणु वाले पदार्थ। तो अब देखिएगा अध्रुवीय अणु वाले पदार्थ, यहाँ 1 मिनट थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए। तो ध्रुवीय अणु वाले जो पदार्थ होते हैं, तो आप देखिए कि ध्रुवीय अणु वाले पदार्थ में धनावेश केंद्र ऋणावेश केंद्र के संपाती नहीं होता है। और दूसरा क्या है, ध्रुवीय अणु वाले पदार्थ स्वयं में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ रहे हैं, जो -Q तथा +Q आवश्यकता है। तो कहने का अर्थ रहा कि ध्रुवीय अणु वाले जो पदार्थ होते हैं वे क्या होते हैं, वे स्वयं में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। ऐसे रहा आपका, इसमें ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ देखिएगा ऐसे, या माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, ऐसे माइनस प्लस, ऐसे माइनस प्लस, मतलब ऐसे होते ही क्लोज होता है ऐसे, यानी यह बंद श्रृंखला का निर्माण करता है, ऐसे क्लोज होंगे, ठीक है। फिर दूसरा होगा ऐसे माइनस प्लस, फिर क्या होगा आपका माइनस प्लस, फिर क्या होगा यहाँ प्लस माइनस, फिर क्या होगा प्लस माइनस, यहाँ कोई ऐसे प्लस माइनस सपोर्टेड, यहाँ क्या है प्लस माइनस, यहाँ क्या है प्लस माइनस, यहाँ क्या है आपका माइनस प्लस, यहाँ क्या है प्लस में। यानी कहने का अर्थ रहा कि यह विद्युत द्विध्रुव ध्रुवीय अणु वाले जो पदार्थ हैं, जैसे आपको H2O बताया, HCl बताया, ऐसे जो पदार्थ हैं वे स्वयं में विद्युत द्विध्रुव रखते हैं, यानी उनके पास विद्युत द्विध्रुव होता है। ध्रुवीय अणु वाले पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव होता है, लेकिन ये बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अतः इसका परिणामी जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो विद्युत द्विध्रुव में जैसे मान लीजिए कि ये क्या रहा आपका ध्रुवीय पदार्थ रहा, इसमें विद्युतीय क्षेत्र E आरोप। अब देखिएगा यहाँ कि ये जो पदार्थ है आपका ध्रुवीय अणु वाले पदार्थ है। तो ध्रुवीय अणु वाले पदार्थ ऐसे होते हैं, वे बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं ऐसे ऐसे। कब, जब विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यानी विद्युत क्षेत्र अप्लाइड नहीं हो रहा है तब। तो इस स्थिति में ही क्या रहा आपका, इसमें परिणामी जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वह नेट परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वह 0 होता है। क्योंकि क्या है, ये बंद श्रृंखला का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। लेकिन कहिएगा कि ध्रुवीय अणु वाले पर एक बार और सुन लीजिए, ध्रुवीय अणु वाले पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जो धनावेश केंद्र तथा ऋणावेश केंद्र इनके संपाती नहीं होते हैं, तथा विद्युतीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये स्वयं में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखते हैं, परंतु बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं और इस पर नेट जो आघूर्ण मिलता है वह 0 मिलता है। लेकिन जब इस पर विद्युतीय क्षेत्र आरोपित करते हैं, यानी कहने का अर्थ रहा कि जब इस पर विद्युतीय क्षेत्र आरोपित करेंगे, तो जब विद्युतीय क्षेत्र आरोपित करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, सपोर्टेड मान लीजिए इसको ऐसे कर लेते हैं, जब विद्युतीय क्षेत्र आरोपित कर लेते हैं तो इस स्थिति में इसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ऐसे सुसज्जित हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं, यानी ऐसे हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा ये अप्लाइड विद्युतीय क्षेत्र है। आरोप यहाँ क्या था कि ध्रुवीय अणु वाले पदार्थ में विद्युतीय क्षेत्र अनुपस्थित था, तो इसके जो विद्युत द्विध्रुव थे वह रैंडम थे, यादृच्छिक थे और एक लूप में थे। लेकिन यहाँ जब ध्रुवीय अणु वाले पदार्थ पर विद्युतीय क्षेत्र आरोपित कर देते हैं, तो उस स्थिति में ध्रुवीय पदार्थ के अणु का द्विध्रुव जो होता है वह संरेखित हो जाता है, एलाइंड हो जाता है। तो याद रखिएगा कि ध्रुवीय पदार्थ स्वयं में विद्युत द्विध्रुव रखता है, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी यह विद्युत द्विध्रुव रखता है, यानी माइनस प्लस रखता है, विद्युत द्विध्रुव रखने का मतलब रहा।
लेकिन यह एक लूप में होता है, अतः इस पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। लेकिन जब इस ध्रुवीय पदार्थ पर विद्युतीय क्षेत्र आरोपित करते हैं तो इसके द्विध्रुव जो होते हैं वह अलाइन हो जाते हैं, लूप टूट जाता है और एक बल लगता है इस ऐसे विद्युत क्षेत्र की दिशा में, अतः द्विध्रुव का माइनस इधर आ जाता है प्लस की ओर और प्लस की ओर चला जाता है माइनस की ओर। अतः इस प्रकार कहिएगा कि ध्रुवीय अणु वाले पदार्थ पर जब विद्युतीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो क्या होता है, उसके द्विध्रुव जो होते हैं वह क्या है, विद्युत क्षेत्र वह क्या होते हैं, संरेखित हो जाते हैं, अलाइंज हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अध्रुवीय पदार्थ। तो अब आपको बताया जा रहा है किसके बारे में, अध्रुवीय पदार्थ के बारे में। आखिर अध्रुवीय पदार्थ क्या है? 2 नंबर, अध्रुवीय अणु लिखिए और अध्रुवीय अणु वाले पदार्थ जिसे कहते हैं हम नॉन पोलर मोलेकुल। नॉन पोलर मोलेकुल में देखिएगा क्या होता है। तो वैसे पदार्थ जिनके अणु सममित होते हैं, वैसे पदार्थ जिनके अणु सममित होते हैं, और क्या है, इसमें धनावेश केंद्र तथा ऋणावेश केंद्र जो होते हैं वे संपाती होते हैं। क्या होते हैं इसमें, क्या कहेगा अध्रुवीय पदार्थ में, वैसा पदार्थ जिसका धनावेश केंद्र तथा धनावेश केंद्र प्लस धनावेश केंद्र तथा ऋणावेश केंद्र नेगेटिव संपाती होता है। संपाती होता है अध्रुवीय अणु वाला पदार्थ कहलाता है। अब देखिएगा यहाँ तो अध्रुवीय अणु वाला पदार्थ जैसे H2 है, N2 है, O2 है। अब बताइएगा यह क्या होता है, H2 है तो 2 प्लस है, तो प्लस है तो आप भी बता सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव नहीं है। विद्युत द्विध्रुव के लिए एक प्लस है तो दूसरा माइनस चाहिए। अतः क्या है, अध्रुवीय अणु वाले जो पदार्थ होते हैं वह विद्युतीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में विद्युत द्विध्रुव नहीं रखते हैं, यानी उनके पास प्लस माइनस नहीं होता, या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस, ऐसे मिल रहे हैं। तो अब आप कह सकते हैं कि अध्रुवीय अणु वैसा पदार्थ जिसका धनावेश केंद्र तथा ऋणावेश केंद्र संपाती नहीं होता है तथा विद्युतीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में यह विद्युत द्विध्रुव नहीं रखते हैं। विद्युतीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनके पास विद्युत द्विध्रुव नहीं होता है। तो विद्युत द्विध्रुव नहीं होता है, विद्युत द्विध्रुव अनुपस्थित होता है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि अभी देखिए आप N2 रहा, यहाँ H2 रहा, यहाँ O2 रहा। अब कोई कह दे आपसे कि H2 है, यहाँ सपोर्टेड H2 के अणु है सपोर्टेड ऐसे, तो आप बताइए विद्युत द्विध्रुव है, तो इसमें विद्युत द्विध्रुव नहीं है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या है, 0 होगा। परंतु जब इस पर हम विद्युतीय क्षेत्र अप्लाइड कर देते हैं, इस पर मान लीजिए कि H2 है, इस पर विद्युतीय क्षेत्र जब अप्लाइड कर देंगे E, तो प्लस की तरह रहेगा, तो आप बताइए प्लस माइनस ऐसे, या N2 है या O2 है सपोर्टेड, O2 है तो यहाँ क्या होगा आपका निगेटिव जो रहा है यहाँ। अब बताइए विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में O2 में 2 निगेटिव है, तो अब द्विध्रुव के लिए एक प्लस है एक माइनस चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों निगेटिव है, H2 लिए तो दोनों पॉजिटिव है। अतः विद्युत द्विध्रुव जब नहीं है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या मिला, 0 मिला। कब, जब विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया गया तब, यानी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में अध्रुवीय अणु वाला पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। परंतु ऐसे पदार्थ पर जब विद्युतीय क्षेत्र E अप्लाइड किया जाता है, तो अप्लाइड करते हैं तो इधर प्लस इधर माइनस, तो क्या हुआ आपका माइनस जो है E वाला माइनस की तरह जाएगा। जब विद्युतीय क्षेत्र आरोपित कर दिए तो विद्युतीय क्षेत्र ऐसे प्लस से माइनस की, ये आरोपित विद्युतीय क्षेत्र क्या है, आरोपित विद्युतीय क्षेत्र, आरोपित क्षेत्र
ई है। अब बताइएगा विद्युतीय क्षेत्र ई रहा तो क्या हुआ आपका, यहाँ देखिएगा ये प्लस यहाँ माइनस है, जब इस पर विद्युतीय क्षेत्र लगा देंगे तो विद्युतीय क्षेत्र लगा दें तो भाई प्लस रहा है, ये माइनस है तो माइनस किधर आएगा, प्लस की ओर। तो यहाँ तो विद्युतीय क्षेत्र नहीं लगाया, लेकिन यहाँ जब विद्युतीय क्षेत्र लगा दिए तो ये माइनस इधर आ गया। तो जहाँ से माइनस हटेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहाँ क्या उत्पन्न होगा, धनावेश उत्पन्न होगा। अतः इस प्रकार क्या है कि अध्रुवीय अणु विद्युतीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में विद्युत द्विध्रुव नहीं रखते, अर्थात विद्युत द्विध्रुवागुण नहीं होता है। लेकिन जब अध्रुवीय अणु वाले पदार्थ पर विद्युतीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो वह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न कर लेते हैं। अब रहा कि जितना ही अधिक विद्युतीय क्षेत्र आरोपित करेंगे उतना ही क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो ये रहा आपका अध्रुवीय अणु और ध्रुवीय अणु। इसके बाद आपको बतलाया जाएगा, चलो हम साइड में ऐसा दिखाई दे कम से कम तो इतना दिखाई दे। अब सर अब हम पढ़ेंगे कि स्थिर वैद्युत की परीक्षण जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में संवेदनशील उपकरण या वस्तुएं प्रभावित होती है। इसका अर्थ रहा कि अगर कोई संवेदनशील उपकरण जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक के कोई डिवाइस है तो उसको विद्युतीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो अपना एक प्रभाव प्रदर्शित करता है। सब नहीं, लेकिन कुछ कुछ वस्तुएं हैं जो जिसको विद्युतीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो एक अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए कि चार्जर होता है, विद्युतीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो उसको बल लगता है, वो गति करना तो वो अपना प्रभाव दिखा दिया। तो विद्युतीय क्षेत्र में किसी 3 सूक्ष्म पार्टिकल को रखते हैं तो उस पार्टिकल पर बल लगता है, वो गति करने लगता है, अर्थात विद्युतीय क्षेत्र का प्रभाव उसको उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में कुछ संवेदनशील उपकरण होते हैं जो बाह्य विद्युतीय क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। अगर विद्युतीय क्षेत्र में वैसे उपकरणों को रख दिया जाए तो ये उपकरण या यंत्र कई खराब हो जाते हैं। कुछ ऐसे संवेदनशील उपकरण हैं जिनको विद्युतीय क्षेत्र में रखने से वे उपकरण या यंत्र खराब हो जाते हैं। अतः इन उपकरणों को विद्युतीय क्षेत्र से वंचित रखा जाता है। इन उपकरणों को विद्युतीय क्षेत्र से वंचित रखने का जो प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया स्थिर वैद्युत की परीक्षण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई यंत्र है जिसको विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं तो अपना प्रभाव उत्पन्न करता है या खराब हो जाता है, सही से वर्क नहीं करता है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि चालक रहा आपका सपोर्टेड। आप तो जानते हैं कि चालक को अगर चालक खोखला चालक हो तो इसके अंदर क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र नहीं होता है। तो चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र नहीं होता है तो इस स्थिति में E = 0। तो वैसे यंत्र को हम क्या करते हैं, किसी आवर्तित चालक के खोल में रखते हैं। क्या रखते हैं, किसी चालक के खोल में रखते हैं वैसे उपकरण को। तो कहिएगा कि स्थिर वैद्युत परीक्षण। तो स्थिर वैद्युत परीक्षण माने जो विद्युत से वंचित हो, जो विद्युतीय क्षेत्र से क्या हो, वंचित हो। तो कहिएगा कि वह स्थान जो विद्युत क्षेत्र से वंचित रखा जाता है क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत की परीक्षण कहलाता है। तो वह स्थान जो विद्युत क्षेत्र से क्या है, वंचित रखा जाता है, वह क्या कहलाता है, वैद्युत परीक्षण कहलाता है। आप जानते हैं कि आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, अर्थात यह स्थान जो है वह विद्युत क्षेत्र से परिरक्षित है, विद्युत क्षेत्र से वंचित है। अतः इस स्थान को कहते हैं हम स्थिर वैद्युत परिरक्षित स्थान कहेंगे। अगर इस स्थान पर किसी विद्युतीय उपकरण को रखेंगे जो विद्युतीय क्षेत्र से प्रभावित होता है तो वैसे उपकरण इस स्थान पर रखने से उसमें विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न नहीं होंगे और वह नष्ट नहीं होंगे। तो आप कह सकते हैं कि जो यंत्र विद्युतीय क्षेत्र से प्रभावित होते हैं उन यंत्रों को हम विद्युतीय क्षेत्र
से वंचित रखने के लिए किसी आवेशित चालक के खोल के अंदर रख देते हैं, तो वह क्या होता है, विद्युतीय उपकरण सुरक्षित होता है, वंचित हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक शील्डिंग का मतलब रहा कि विद्युतीय क्षेत्र से वंचित। तो विद्युतीय क्षेत्र से वंचित स्थान को क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत की परीक्षण कहा जाता है। तो वह स्थान जो विद्युतीय क्षेत्र से वंचित हो उसे हम क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युत की परीक्षण कहा जाता है। आवेशित चालक के अंदर का स्थान जो होता है वह क्या होता है, विद्युत क्षेत्र से क्या होता है, वंचित होता है, अर्थात उसमें क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र नहीं होता है। अतः यह स्थान क्या कहिएगा, स्थिर वैद्युत की परीक्षण कहिएगा। तो कह सकते हैं कि वह स्थान जो विद्युत क्षेत्र से वंचित हो उस स्थान को हम क्या कहते हैं, वैद्युत परीक्षण कहा जाता है। तो अब जान गए वैद्युत परीक्षण। अब हम लोग पढ़ेंगे पारा विद्युत पदार्थ, जिसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स या डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहिए। तो पारा विद्युत पदार्थ में, तो पारा विद्युत पदार्थ है जिसे कहेंगे हम डाई इलेक्ट्रिक के या डाई इलेक्ट्रिक के सब्सटेंस। तो वैसा पदार्थ है जिस पर विद्युतीय क्षेत्र आरोपित करने से उनके फलकों पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है, पारा विद्युत पदार्थ कहलाता है। तो लिख दे रहे हैं इसमें, वैसा पदार्थ है जिस पर विद्युतीय क्षेत्र आरोपित करने से उसके फलकों या सतहों पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, प्रेरित आवेश से उत्पन्न हो जाते हैं, प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, पारा विद्युत पदार्थ कहलाता है, पारा विद्युत पदार्थ कहलाता है। तो ऐसा पदार्थ जिस पर विद्युतीय क्षेत्र आरोपित करने से उसके फलकों या सतहों पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, पारा विद्युत पदार्थ कहलाता है। पारा विद्युत पदार्थ जनरली कुचालक पदार्थ को पारा विद्युत पदार्थ कहलाता है। आप कह सकते हैं कि प्रायः कुचालक पदार्थ पारा विद्युत पदार्थ कहलाता है, लेकिन कुछ कुचालक में अगर हम विद्युतीय क्षेत्र आरोपित करेंगे तो उसमें प्रेरित आवेश उत्पन्न नहीं होते, परंतु कुछ पदार्थों में अगर विद्युतीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो वैसे पदार्थ में प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, वैसे पदार्थ को पारा विद्युत पदार्थ कहा जाता है। पारा विद्युत पदार्थ भी दो अणु वाले होते हैं, एक ध्रुवीय अणु वाले, दूसरे अध्रुवीय अणु वाले। ध्रुवीय अणु में बताया गया है कि ध्रुवीय अणु वाले पदार्थ स्वयं में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखते हैं, परंतु वे रैंडम होते हैं, यादृच्छिक होते हैं, अतः परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। जब उस पर विद्युतीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है ध्रुवीय अणु वाले पदार्थ पर, तो उनके विद्युत द्विध्रुव के जो अणु होते हैं एलाइंज हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं। इसके विपरीत जब अध्रुवीय अणु वाले पदार्थ होते हैं तो वे जो अणु होते हैं स्वयं में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, लेकिन जब विद्युतीय क्षेत्र अप्लाइड किया जाता है तो उसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाते हैं। तो आप पारा विद्युत पदार्थ के बारे में जान गए कि जिस पर विद्युतीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है उसके सम्मुख फलकों पर क्या होता है, समान परिमाण उसके सम्मुख फलकों पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए ये आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं, जैसे मान लीजिए तो पारा विद्युत को ख्याल रखिए, प्रायः जो कुचालक पदार्थ होते हैं जनरली या देके हम लिखते रहे या यहाँ लिख सकते हैं, प्रायः कुचालक पदार्थ पारा विद्युत पदार्थ होते हैं, पारा विद्युत पदार्थ होते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हैं जनरली पहचानने के लिए, जैसे सूखी लकड़ी है, मोम है,
ठीक है, रुई है, ये सब क्या है, ये सब पारा विद्युत पदार्थ है। ट्रांसफार्मर का तेल है, ये सब क्या है, पारा विद्युत पदार्थ है। अब मान लीजिए कि एक लकड़ी है, तो लकड़ी प्राय कुचालक है, तो कुचालक जो है, लकड़ी कुचालक है, सूखी लकड़ी क्या है, कुचालक है। अब यहाँ देखिएगा, तो इसमें आपको बताया गया है कि पारा विद्युत पदार्थ, जितने भी पदार्थ होते हैं उनमें अणु होते हैं। ये अणु जो होते हैं ये माइनस प्लस ऐसे होते हैं, ऐसे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे माइनस प्लस देख लीजिए, ऐसे होते हैं, या ऐसे या तत्र बिखरे होते हैं, इसमें माइनस प्लस ऐसे होते हैं, माइनस प्लस ऐसे होते हैं, यानी पारा विद्युत पदार्थ में अणु होते हैं। अब बताइएगा, जब इस पर विद्युतीय क्षेत्र आरोपित कर देते हैं, तो विद्युतीय क्षेत्र आरोपित करने का अर्थ रहा कि जब ये क्या है, विद्युतीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में रहा, परंतु जब इस पर हम क्या करते हैं, विद्युतीय क्षेत्र अप्लाइड कर देते हैं। देखिएगा, जब इस पर विद्युतीय क्षेत्र ई अप्लाइड कर देते हैं, तो विद्युतीय क्षेत्र अप्लाइड का मतलब रहा कि इधर क्या रहा आपका प्लस, इधर क्या रहा माइनस, विद्युतीय क्षेत्र अप्लाइड हो गया। यानी कि चालक कंडक्टर, दो कंडक्टर जिसमें एक कंडक्टर पर प्लस और दूसरे कंडक्टर पर माइनस है, और इसके बीच किसी पारा विद्युत पदार्थ, कुचालक लकड़ी को रखते हैं, लकड़ी के पटरे को रखते हैं, गुटका लकड़ी किसी गुटका को रखते हैं, तो इसमें तो अणु है, तो ये अणु क्या होते हैं, अलाइंड हो जाते हैं ऐसे, प्लस की ओर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस, ऐसे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पूरे क्या होते हैं, पारा विद्युत पदार्थ में ऐसे क्या होते हैं, अलाइंड हो जाते हैं। इनके जो अणु होते हैं वे क्या होते हैं, ऐसे अलाइंड हो गए। अब बताइएगा, तो अणु ऐसे हो जाते हैं इसके, तो ऐसे जो अणु मिले आपको देखें। अब बताइए होता क्या है, ये जो माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये क्या है, दो चालक, एक ए है और बी। ये दो चालक, एक प्लस एक माइनस इसलिए लिए कि ताकि विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न, दो चालक ले लीजिए प्लेट, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट यहाँ, तो इनके बीच क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की। तो हमने क्या किया, इस पारा विद्युत पदार्थ पर, पारा विद्युत पदार्थ पर क्या किया, विद्युतीय क्षेत्र आरोपित किया। विद्युतीय क्षेत्र आरोपित करने के लिए दो चालक प्लेट ए और बी लिया, जिस पर आवेश का परिमाण समान परंतु प्रकृति एक दूसरे के विपरीत है। अब बताइएगा, ए पर पॉजिटिव और बी पर नेगेटिव लिया, यहाँ क्या होगा आप देखिएगा। तो ये जो अणु है इसके, यहाँ क्या था, ये विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में था, विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में, माने इसमें क्या है, विद्युतीय क्षेत्र, इसको विद्युतीय क्षेत्र में नहीं रखा गया है, या इसको विद्युतीय क्षेत्र में नहीं रखा गया है, या विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव से अलग है। परंतु जब इस पर विद्युतीय क्षेत्र रख देते हैं, या इस पारा विद्युत पदार्थ को विद्युतीय क्षेत्र में रख देते हैं, तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए दो चालक लिया गया, एक चालक प्लेट क्या है, ए, और दूसरा चालक प्लेट बी, जिन पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति की आवेश है। तो इस पारा विद्युत के जो अणु होते हैं वहाँ यहाँ क्या होता है, संरेखित हो जाते हैं। अब देखिए बहुत सारे हैं, तो इसमें बीच वाला प्लस माइनस एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देता है, ई प्लस माइनस 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 ई प्लस माइनस, ऐसे ही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एक नेगलेक्ट हो जाता है। लेकिन ये जो माइनस है देख रहे हैं, और इस साइड का जो प्लस होता है, ऐसे इस सतह पर चला जाता है, अंदर वाला प्लस माइनस एक दूसरे को डिफ्यूज कर देता है, नेगलेक्ट कर देता है। तो अब हम आपको बतला रहे हैं कि जब विद्युतीय क्षेत्र आरोपित किए, तो पारा विद्युत पदार्थ का मतलब रहा कुचालक पदार्थ, ध्यान रखिए, पारा विद्युत पदार्थ का मतलब क्या रहा, कुचालक पदार्थ। तो अब यहाँ क्या रहा आपका, ये रहा, ये क्या रहा इसमें, ये बी रहा, और इसके बीच क्या रखे, पारा विद्युत पदार्थ। ये क्या है, ये तो आप देखिए कि यहाँ ए प्लस, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, यहाँ क्या करेंगे हम, ऐसे, अब ये प्लस है,
इधर क्या बचा देखिए, प्लस में डिफ्यूज है, इधर बचा माइनस इस सतह पर, इस सतह पर क्या बचा प्लस, तो यहाँ क्या बना देंगे माइनस, इधर क्या बनाए प्लस, दे रहे हैं ना। अब बताइएगा, यानी प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो वैसा पदार्थ परावैद्युत पदार्थ जिस पर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करने से प्रेरित आवेश उत्पन्न हुआ, प्लस माइनस यही प्रेरित आवेश से। अब बताइएगा आरोपित विद्युतीय क्षेत्र ऐसे इसका डायरेक्शन है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है इस तरह है, ईपी प्रेरित आवेश उत्पन्न रहा ऐसे। तो याद रखिएगा पराविद्युत पदार्थ प्रायः कुचालक पदार्थ को ही पराविद्युत पदार्थ कहा जाता है। अब रहा कि उसके जो अणु होते हैं जब उस पर विद्युतीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो वे क्या होते हैं, अणु संरेखित हो जाते हैं और अंदर के प्लस माइनस नेग्लेक्ट हो जाता है, शीर्ष सतह पर ही क्या है प्लस माइनस बचता है। तो जिधर प्लस था उधर माइनस बचा, जिधर माइनस था उधर क्या बचा प्लस बचा। यानी जो प्रेरित विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं पराविद्युत के अंदर, वो आरोपित विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है विपरीत होता है। आरोपित विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है विपरीत होता है। अब आपको बताया जाएगा इसमें, तो पराविद्युत जान चुके, प्रायः कुचालक पदार्थ को ही पराविद्युत पदार्थ कहा, जैसे लकड़ी, सूखी लकड़ी, मोम, पैराफिन, ट्रांसफार्मर का तेल, सब पराविद्युत पदार्थ है। अब आपको बतलाया जाएगा कि ध्रुवण क्या है, पोलराइजेशन क्या है। तो ध्रुवण जो है तो देखिए ध्रुवण की घटना या ध्रुवण किसे कहते हैं, जिसे हम कहेंगे पोलराइजेशन। पोलराइजेशन तो अब पढ़ेंगे हम पाराविद्युत का ध्रुवण। तो पाराविद्युत के ध्रुवण में आपको बतलाया जा रहा है कि जब किसी पाराविद्युत पदार्थ पर विद्युतीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो उसके सम्मुख फलकों पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति की प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है। यही घटना पाराविद्युत का ध्रुवण कहलाता है। यानी जो प्रेरित आवेश उत्पन्न होने की घटना है वह घटना क्या कहलाता है पाराविद्युत का ध्रुवण कहलाता है। तो कहिएगा कि किसी पाराविद्युत पदार्थ पर जब किसी पाराविद्युत पदार्थ पर विद्युतीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, विद्युतीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो पदार्थ के सम्मुख फलकों पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश से उत्पन्न होते हैं। जब किसी पाराविद्युत पदार्थ पर विद्युतीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो पदार्थ के सम्मुख फलकों पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश से, विपरीत प्रकृति के प्रेरित आवेश से उत्पन्न होते हैं। यह घटना ध्रुवण या पाराविद्युत का ध्रुवण कहा जाता है। अब देख लीजिए आप, इसके बाद आपको इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि आरोपित विद्युतीय क्षेत्र कैसे करेंगे। आप इसके पहले भी देखिए, आप यहाँ मान लीजिए कि कोई पाराविद्युत पदार्थ है, तो पाराविद्युत पदार्थ है तो जब इस पर विद्युतीय क्षेत्र आरोपित करेंगे, विद्युतीय क्षेत्र आरोपित करने का
इसको दो चालक यानी एक ए है, एक कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर बी है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और उस पर क्या है आपका निगेटिव चार्ज है। यहाँ क्या है आपका निगेटिव चार्ज है। तो अब बताइए इसके सम्मुख फलक में प्रेरित होकर प्लस की ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, माइनस। इसके पहले बताया गया है। इधर क्या होता है प्लस। तो पराविद्युत को ध्रुव उत्पन्न करेंगे। माना कि एक पारा विद्युत है, पराविद्युत माने कुचालक है, लकड़ी का पटरा है, समझ जाइए ऐसे, और उसको दो चालक प्लेट ए और बी, ये चालक है, ये क्या है पारा विद्युत है। अब बताइएगा तो यहाँ क्या है प्लस ये क्या रहा, बी जो है माइनस प्लेट है, चालक प्लेट है, इसमें पारा विद्युत को रखे तो इसके सम्मुख फलकों पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। यही घटना क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। अब रहा कि इसमें जो अप्लाइड विद्युतीय क्षेत्र है वो क्या विद्युतीय क्षेत्र की दिशा धन शरीर की ओर है, तो ये आरोपित विद्युतीय क्षेत्र है। चालक इसलिए लिया गया ताकि पारा विद्युत पर विद्युतीय क्षेत्र आरोपित हो जाए, यानी पारा विद्युत विद्युतीय क्षेत्र में उपस्थित हो जाए, इसलिए ये चालक प्लेट को लिया गया। तो माना कि दो चालक प्लेट ए और बी है और जिसकी विद्युतीय क्षेत्र क्या है ए से बी, यानी इस चालक प्लेट के कहाँ आरोपित विद्युतीय क्षेत्र ई नॉट है तथा इससे पारा विद्युत पदार्थ में प्रेरित विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वह क्या होता है, तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस, तो चालक में प्लस से माइनस ई नॉट इधर है रहो, लेकिन इस पारा विद्युत पदार्थ में विद्युतीय क्षेत्र क्या रहा आपका ईपी ऐसे हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में। अब बताइएगा यहाँ तो यह पारा विद्युत तो ध्रुवित है क्योंकि इस पारा विद्युत को कहाँ रखे हम, आरोपित विद्युतीय क्षेत्र के अंदर रखे हैं। आप पढ़े होंगे कि दो चालक होगा, एक चालक प्लेट प्लस और एक चालक प्लेट माइनस, तो इनके बीच परिणामी जो तीव्रता, इनके बीच जो परिणामी तीव्रता होगी वह क्या होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ मान लीजिए कि दो चालक प्लेट में एक चालक प्लेट ए है और दूसरा चालक प्लेट बी है, ए पर धन आवेश बी पर ऋण आवेश है, इसके बीच एक पारा विद्युत पदार्थ को रखा जाता है। तो इन चालक प्लेट द्वारा आरोपित विद्युतीय क्षेत्र ई नॉट के कारण इस पारा विद्युत पदार्थ में प्रेरित विद्युतीय क्षेत्र ईपी उत्पन्न होता है जो आरोपित विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत है। विद्युतीय क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस, तो चालक में प्लस से माइनस, इसमें क्या पारा विद्युत पदार्थ में प्लस इधर है माइनस इधर है, तो ऐसे रहा। तो अब बताइएगा कि इस चालक का अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व तो मान लें इसका सिग्मा है, इसका सिग्मा है, और इस पारा विद्युत के सतहों का क्या है कि सिग्मा पी मान लीजिए, यहाँ सिग्मा पी, यहाँ सिग्मा पी माइनस, यहाँ सिग्मा पी प्लस, यहाँ प्लस सिग्मा, यहाँ माइनस सिग्मा। तो अब बताइएगा कि आवेशित क्या है चालक प्लेटों के बीच, चालक प्लेट कौन है ए और बी के बीच, तो चालक प्लेटों के बीच तीव्रता क्या आप जानते हैं, वी नो दैट चालक प्लेटों के कहाँ तीव्रता, चालक प्लेटों के बीच तीव्रता, दोनों चालक के प्लेटों के बीच तीव्रता, तो चालक प्लेटों के बीच तीव्रता क्या है ई बराबर क्या रहा आपका ई नॉट बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब रहा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब रहा कि पारा विद्युत पदार्थ या गुटका जो भी है लकड़ी का कुचालक है, ये पारा विद्युत पदार्थ के बीच तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो EP इक्वल टू सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। इस चादर के जब तीव्रता बताए होंगे तो ये बताए हम ऐसे, तो सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट ये क्या रहा आपका तीव्रता रहा, ये क्या रहा चालक प्लेटों के बीच माने ए और बी के बीच तीव्रता रहा, आई किसका बीच तीव्रता रहा, ये क्या है पारा विद्युत के सम्मुख फलकों के बीच तीव्रता रहा। अब नेट तीव्रता क्या करेंगे हम, तो परिणामी तीव्रता में यहाँ निकालेंगे हम, परिणामी तीव्रता क्या होगी, अरे परिणामी तीव्रता घटेगा घटेगा आप ही बता दीजिए। तो अब आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट इधर है लेफ्ट टू राइट,
और क्या है पारावैद्युत पदार्थ में प्रेरित विद्युत क्षेत्र क्या राइट टू लेफ्ट है, तो क्या होगा रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होगा आपका E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, यही क्या रहा आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी रहा। E बराबर ई नॉट माइनस ई पी, आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में से क्या है प्रेरित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को घटाएंगे। अब यहाँ लिख लेंगे हम E बराबर ई नॉट का मान सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या रहा सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट, E बराबर क्या रहा एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा माइनस सिग्मा पी, यही क्या रहा आपका परिणामी तीव्रता रहा। यानी जबकि पाराविद्युत पदार्थ पर क्या विद्युतीय क्षेत्र आरोपित करेंगे ई नॉट का, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या रहा ई बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद पाराविद्युतांक बताया जाएगा कि पाराविद्युतांक क्या है। पाराविद्युतांक, पाराविद्युतांक देखिएगा पाराविद्युतांक में क्या होगा आपका, जिसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपिटल के से लिखा जाता है। पाराविद्युतांक को किसे लिखते हैं कैपिटल के से लिखा जाता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कहिएगा कि आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट तथा जो परिणामी तीव्रता मिला ई, इनके अनुपात को हम क्या कहते हैं पाराविद्युतांक कहा जाता है। तो अभी आप देखिए इसके पहले कि आरोपित विद्युतीय क्षेत्र जो था वो क्या था आपका ई नॉट, यहाँ क्या था आपका, यहाँ देखिए इसमें कि ई प्लस था, ये क्या था माइनस, ये माइनस है, ये क्या हुआ प्रेरित होकर प्लस, और प्रेरित विद्युतीय क्षेत्र क्या है आपका ई पी है। तो नेट तीव्रता क्या मिला आपका ई नॉट माइनस ई पी बराबर ई मिला, ये नहीं निकाला गया था। अब आपको क्या बताया जा रहा है कि पाराविद्युतांक क्या है, तो पाराविद्युतांक को कैसे लिखते हैं, तो कहिएगा कि आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा परिणामी तीव्रता इसको ऐसे भी इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पाराविद्युत पदार्थ पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, ऐसे भी लिख लीजिए पाराविद्युत पदार्थ पर आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट तथा परिणामी तीव्रता ई के अनुपात को पाराविद्युतांक कहा जाता है। अब रहा कि यहाँ पाराविद्युतांक को कैपिटल के से सूचित करते हैं, पाराविद्युतांक को किसे लिखते हैं कैपिटल के से, तो कैपिटल के बराबर क्या होगा ई नॉट बाई ई, याद रखिएगा। आगे जो कैपेसिटर पढ़ाएंगे हम कल, उस कैपेसिटर में इसका यूज है, ठीक है। तो के बराबर ई नॉट बाई ई। अब देख के का मान, पाराविद्युतांक का मान हमेशा एक से अधिक होता है, पाराविद्युतांक का मान हमेशा एक से अधिक होता है, एक से अधिक होता है। अर्थात क्या है कि के ग्रेटर देन 1 हमेशा होता है। क्या पाराविद्युतांक सापेक्षिक विद्युतशीलता में भी एप्सिलॉन आर से लिखा गया इसके बैक चैप्टर में। तो अब बताए के ग्रेटर देन 1, यानी हमेशा के ग्रेटर देन 1 होता है। अतः
क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन सॉरी, अतः क्या होगा आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट ग्रेटर देन परिणामी तीव्रता ई।